Hello everyone, welcome in my YouTube channel स्मार्ट एजुकेशन बाय दर्शन चौधरी। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का न्यू टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी वेक्टर यूज़ करते हैं, आपको पता है कि हम जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं इसके अंदर हमने 2 टाइप के डीएनए को यूज़ किया था। एक वेक्टर डीएनए को यूज़ किया है, एक फॉरेन डीएनए को यूज़ किया है। तो जो वेक्टर डीएनए होता है, वेक्टर डीएनए के अंदर हम फॉरेन डीएनए वाले करैक्टर को लेकर आते हैं। करैक्टर लेकर आने के बाद जो न्यू डीएनए बनता है उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि हम इसमें क्लोनिंग करा सकें। इसके हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बनेगा इसके फिर हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। तो हमारा जो वेक्टर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो क्लोनिंग कर सके। वो क्या कर सके, वो क्लोनिंग कर सके। तो इसलिए वेक्टर को, तो वेक्टर किस तरीके का होना चाहिए, क्लोनिंग करने वाला, इसलिए हम इसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग वेक्टर टर्म का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर दैट कैन क्लोन। हम वेक्टर की तरह क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जो यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर की तरह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हम प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट आर नोन एज प्लाज्मिड दैट हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। और उसी तरीके से बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो दोनों हैं, प्लाज्मिड भी और बैक्टीरियोफेज भी। तो प्लाज्मिड के बारे में और अच्छे से देखना है तो आप लास्ट वीडियोस को इजीली देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैंने प्लाज्मिड क्या होता है उसको पढ़ाया हुआ है। इधर आगे हम देखेंगे इसमें कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, वेक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि दोनों की ये एबिलिटी होती है, दोनों की क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। जिस भी सेल के अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर हम इनको एज ए वेक्टर की तरह क्लोन कराने के लिए इंसर्ट करेंगे तो ये आराम से अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में ये नहीं है, यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनको क्रोमोसोमल डीएनए की कोई मदद नहीं चाहिए। इसके बाद जो बैक्टीरियोफेज होती हैं, तो वायरस का तो आपको पता ही है, उनके नंबर ज़्यादा होती हैं। तो वायरस के ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, हर सेल के अंदर उसके नंबर ज़्यादा होने की वजह से हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम। तो वो अपने जीनोम की ज़्यादा कॉपी फॉर्म कर सकता है, किसके साथ मिलकर, बैक्टीरियल सेल के साथ मिलकर ये बहुत सारी कॉपीज़ फॉर्म कर सकता है। क्योंकि आप समझते हैं कि वायरस जो होता है वो हमेशा जिसके अंदर इंसर्ट करता है उसके जीनोम के साथ मिलकर ही कॉपीज़ फॉर्म कर सकता है। तो ये यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के साथ मिलेगा और बैक्टीरियल सेल के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा कॉपीज़ ये फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इनके नंबर सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। कुछ प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड, तो बैक्टीरियोफेज का हमने बता दिया, बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने की वजह से वो जो होस्ट होगी, होस्ट के जीनोम के साथ मिलकर ज़्यादा कॉपीज़ फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का तो एक कॉपी भी फॉर्म कर सकते हैं, 2 कॉपी भी फॉर्म कर सकते हैं पर सेल। ठीक है, सम प्लाज्मिड में है एक, क्योंकि हर सेल के अंदर ये 1 या 2 होंगे और इसीलिए ये इतनी कॉपीज़ फॉर्म कर सकते हैं हर सेल के अंदर। जबकि अदर्स में है, जबकि कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे जो 15 से 100 कॉपीज़ पर सेल के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। और इवन इतना भी है कि अगर हमने 100 कॉपीज़ यहाँ पे बोला है तो इट मीन्स ये 100 नहीं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैन गो इवन हायर, इससे ज़्यादा भी ये जा सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलन पीस ऑफ डीएनए, अगर, अब आपको मैंने जस्ट स्टार्टिंग में फिर से बताया था कि हम किसको इंसर्ट करा रहे हैं, फॉरेन पीस को, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। यहाँ पे हमने वेक्टर क्या लिया है, बैक्टीरियोफेज को लिया है या फिर प्लाज्मिड को लिया है। तो अगर हम इफ़ वी वांट एबल टू लिंक एक पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज के साथ, अगर हम बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट करें या फिर हम प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट करें, तो
वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर, तो हम इनके नंबर कितने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम कितने नंबर नए बना सकते हैं, कितने, इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। जितने बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतने हम फॉर्म कर सकते हैं। तो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर, तो इसमें हमने वेक्टर यूज़ किया है, आपको भी पता है। तो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, यहाँ पे हमने वेक्टर किसको यूज़ किया है, या तो प्लाज्मिड को किया है या बैक्टीरियोफेज को किया है। आर इंजीनियर्ड, अब हम इनको यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग कर रही हैं इनके साथ, तो हमें इसकी कौन सी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होगा। देखो, हमें वेक्टर ऐसा चाहिए, आप समझते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना हो तो हम हमेशा उस चीज़ को इजी करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के अंदर भी हम कुछ ऐसे गुण देखेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जिनके बेस पर हम उनका सिलेक्शन लेंगे। तो हमारा जो वेक्टर है ना, वो इस तरीके का होना चाहिए कि जब हम फॉरेन डीएनए को उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आसानी से हो जाए। दे हेल्प इजी लिंकिंग टू फॉरेन डीएनए, कि वो फॉरेन डीएनए के साथ बहुत आसानी से लिंक हो जाए। दूसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट। अब नॉन रिकम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट तो ये सारे ही हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज थोड़ी किया था। चेंज हमने जिसमें किया है वो होगा हमारा रिकम्बिनेंट। तो हमें रिकम्बिनेंट को हम पहचानेंगे कैसे, रिकम्बिनेंट को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानने के लिए भी वेक्टर हमारी हेल्प करे। तो वेक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, वेक्टर हमारा एक तो सेल्फ यानी कि इजीली फॉरेन डीएनए के साथ लिंक होने वाला होना चाहिए, और दूसरा जब हमें रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट कराना पड़े तो वो हमारे सिलेक्शन में भी हेल्प करे। और रिकम्बिनेंट को हम सेलेक्ट कहाँ से कराएंगे, नॉन रिकम्बिनेंट से कराएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारी वेक्टर वाली बात है, इतना आपको क्लियर हो गया है कि वेक्टर के लिए हमने क्या यूज़ किया है। तो हमने वेक्टर की तरह यूज़ किया है बैक्टीरियोफेज को और प्लाज्मिड को। तो हमारे वेक्टर के अंदर अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि वेक्टर के अंदर हमारी दो प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, कि एक तो वो फॉरेन डीएनए के साथ बहुत आसानी से कंबाइन हो जाए, और दूसरी चीज़ जब हमें रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट करना हो, जो हमारा नया डीएनए बनाया, हमें छांटना है कि हमने कौन से वाले को बनाया था, हमने कौन से वाले को बनाया था, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमने कौन से वाले में चेंज लिया है, तो उस सिलेक्शन में भी ये हमारी हेल्प करे। तो ये हमारे वेक्टर के अंदर ये कौन कौन से करैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, सपोज दैट ये कोई एक प्लाज्मिड है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, हमने प्लाज्मिड लिया है। तो इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ये हमारा एक फॉरेन डीएनए है, ठीक, ये फॉरेन डीएनए है, और हम इस फॉरेन डीएनए को इसमें क्या कराना चाह रही हैं, इंसर्ट कराना चाह रही हैं। हमें ये डीएनए इसमें लाना है, लेकिन हमें नहीं पता हम इसको कैसे एंटर कराएं, किस तरीके से हम इसको इंसर्ट कराएं। तो इसके पास कोई एक स्पेस प्लेस ऐसा होना चाहिए, कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से हम इसको इंसर्ट करा सकें। तो ये प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर ये एक जगह होनी चाहिए। इस जगह को हम बोलते हैं ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएट का मतलब शुरू कराना, ठीक है। दूसरी चीज़, हम फॉरेन डीएनए को चाह रही हैं, ये हमारा जो फॉरेन डीएनए था, इसको जब हम इसके अंदर एंटर कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो हम इसको कहाँ से कराएंगे, ORI से। ये क्लियर हो गया। तो आपको दो चीज़ें इसमें समझ में आ गई हैं कि एक प्लाज्मिड के अंदर एक तो वो जगह होनी चाहिए जहाँ से हम इसको इंसर्ट करा सकें, ORI, और दूसरी चीज़ जब हम इसको इंसर्ट कराएंगे तो ये जो फॉरेन डीएनए है वो इस जगह से इंसर्ट हो सके, ठीक है। तो ORI अब आपको समझ में आ गया। ORI क्या होगा, ORI वो जगह होगी, वो सीक्वेंस होगी प्लाज्मिड के अंदर जहाँ से हम एक पीस ऑफ डीएनए, एक फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर यानी कि होस्ट वेक्टर के अंदर हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब आप इधर देखेंगे, ये क्या है, ORI एक सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया है कि ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट। दूसरी चीज़, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस साइट, और इस साइट पर जब हम एक एलन पीस, ये हमारा एलन पीस है, जब हम इस एलन पीस को इस जगह पर लिंक करेंगे, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, तो ये आराम से होस्ट सेल के अंदर क्या हो सके, रेप्लिकेट हो सके। रेप्लिकेट होना मतलब कॉपीज फॉर्म होना, तो ये रेप्लिकेट हो सके।
दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो, एक तो इसका काम क्या हो गया, ये वो साइट है जो शुरुआत कराएगी रेप्लिकेशन की, और हम फॉरेन डीएनए को इसी साइट पर लिंक करेंगे ताकि इसकी रेप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर हो सके। एक और भी काम है इसका, दूसरा वर्क, ये जो सीक्वेंस है वो और क्या करेगी, और ये कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंकिंग डीएनए, जिस डीएनए को, जिस फॉरेन डीएनए को, इस वाले फॉरेन डीएनए को जब आपने इसमें इंसर्ट कर दिया है, तो अब जब ये इसकी कॉपी फॉर्म होंगी इसके अंदर क्या फॉर्म होंगी, जब इसकी कॉपीज फॉर्म होंगी तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम भी ORI का ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉरेन डीएनए की जो कॉपी नंबर है वो कितनी कॉपी फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीज़ों को कंट्रोल भी ORI ही उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ORI क्या क्या काम कर रहा है, इनिशिएट कराने का काम कर रहा है, इसके अंदर कॉपीज़ कराने का काम कर रहा है, और कितनी कॉपीज़ हो रही है उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेगा। तो ये वाली चीज़ आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। आगे थोड़ा और देख लेते हैं। तो इफ़ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए, यहाँ पे टारगेट डीएनए कौन सा डीएनए होगा, फॉरेन डीएनए, क्योंकि हम कॉपी किसकी कराना चाह रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं फॉरेन डीएनए। और फॉरेन डीएनए कौन सा डीएनए होता है, डिजायर्ड करेक्टर वाला डीएनए, जिस करेक्टर को हम चाह रहे हैं कि ये हमारे होस्ट के अंदर आए। तो ये अगर कोई एक पर्सन टारगेट डीएनए की कॉपी कराना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, इट शुड बी क्लोन इनटू ए वेक्टर, उसको वेक्टर के अंदर क्या करानी होंगी, क्लोनिंग करानी होंगी, हुज ओरिजिन सपोर्ट, और उसका ओरिजिन शुरुआत जो होगी उसे सपोर्ट करेगा हाई कॉपी नंबर, उसे कौन करेगा, ORI। ठीक है, ORI क्या है, ओरिजिन। तो इस चीज़ को भी अगर कोई एक टारगेट डीएनए की कॉपीज़ कराना चाहता है तो जो उसकी जो क्लोनिंग होगी उसको भी सपोर्ट, उसकी ज़्यादा कॉपीज़ फॉर्म हो, उसके लिए भी ORI ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने एक वेक्टर के अंदर यानी एक प्लाज्मिड के अंदर आपने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब आपको कैसे पहचान होगी, आप कैसे पहचान पाएंगे, ये आपने एक सेल ले लिया और इस सेल के अंदर आपने ORI की हेल्प से आपने एक फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। और भी यहाँ पे इसकी जगह पर और भी हैं, और भी कई सारे तरीके के जीन प्रेजेंट होंगे, और भी डीएनए प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ये अलग अलग हैं। लेकिन ये सब कैसे हैं, नॉन रिकम्बिनेंट हैं। ये सब कैसे हैं, नॉन रिकम्बिनेंट हैं। रिकम्बिनेंट कौन सा होगा, ये वाला रिकम्बिनेंट है। लेकिन आपको थोड़ा ही पता है ये रिकम्बिनेंट है। तो रिकम्बिनेंट की पहचान करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी हेल्प कौन करेगा, सिलेक्शन कौन करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होंगे, सेलेक्टेबल मार्कर होंगे जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में हेल्प करेंगे। जो नॉन रिकम्बिनेंट, जो डिफरेंट डीएनए वहाँ प्रेजेंट है, जिस डीएनए को आपने इंसर्ट किया है उसके अलावा जो और भी डीएनए जो प्रेजेंट है वो नॉन रिकम्बिनेंट है। आपने जिसको इंसर्ट कराया है, ठीक है, आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया था, आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। उस डीएनए को जब आप चेक करेंगे तो रिकम्बिनेंट, तो नॉन रिकम्बिनेंट में से रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर करेगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है सिलेक्शन का। किस चीज़ का सिलेक्शन करेगा वो, सिलेक्शन करेगा वो नॉन रिकम्बिनेंट में से रिकम्बिनेंट का सिलेक्शन करेगा। इन एडिशन टू ORI, तो और ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा वेक्टर के अंदर और भी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए, जो क्या काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और नॉन रिकम्बिनेंट को एलिमिनेट करेंगे। और जब सेलेक्ट हो जाएगा तो जो सेलेक्टेबल है उसे परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, जो ट्रांसफ़र हुआ था, जिसको आपने इंसर्ट कराया था, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आप ट्रांसफॉर्मेंट को पहले जब सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई सेलेक्टेबल मार्कर ने पहचान लिया कि ये रिकम्बिनेंट टाइप का हो गया है यानी ये ट्रांसफॉर्मेंट है, तो अब इसको क्या कराएंगे, ग्रोथ के लिए अलाउ करेंगे। इसका मतलब आपको ये भी क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं।
यहाँ पे आप सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यहाँ पे 2 तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। वो दोनों जीन किस लिए हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैं, और उन दोनों के नेम है, एक का नेम है एम्फिसिलिन और दूसरे का नेम है टेट्रासाइलिन। तो मेन जो है वो दोनों के दोनों एम्फिसिलिन और टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंस हैं। बाकी और भी होंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट हैं वो एम्फिसिलिन और टेट्रासाइलिन है। और ये दोनों कौन से टाइप के कैरेक्टर के लिए एनकोडेड है? ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हैं। और इनको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इनको हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। कहाँ पे? इकोलाई के लिए। नॉर्मल इकोलाई जो होती है, नॉर्मल इकोलाई सेल जो होती हैं, उनके अंदर ये वाले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाले जीन नहीं होते हैं। नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्ट नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये वाले पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनके आंसर आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू।